Welcome to Voices of Change, where we bring together some of India's most influential leaders from the independence movement and social reform era. Each of these figures have played a crucial role in shaping India's journey to independence and its future. Let's dive into their ideologies, visions, strategies for India. Please welcome our honorable national heroes, Dr. B.R. Ambedkar, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Chittaranjan Das, and Mahatma Gandhi. शुरू करते हैं अपने विजन से। गांधी जी, आपका विजन नॉन वायलेंस और ट्रुथ पर बेस्ड है, लेकिन अंबेडकर जी को लगता है कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस ही नहीं करती। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि अहिंसा से हम एक नैतिक ऊंचाई बनाए रखते हैं। हिंसा केवल और हिंसा को जन्म देती है, लेकिन मुझे लगता है कि अंबेडकर जी की बात सही नहीं है। जाति व्यवस्था में बदलाव सामाजिक और नैतिक उन्नति से आएगा, न कि हिंसा से। हरिजन की ही बात ले लीजिए। हरिजन हमारे अपने भाई हैं, उनकी सेवा हमारा धार्मिक कर्तव्य है। हरिजन सेवा से समाज में समानता और विकास आएगी। I think Gandhi's approach of non-violence is very inadequate and incompetent to the current scenario of the society. His approach does not see the disparities of the caste system. Why do you call us Harijan, Gandhi? Aren't you a creation of God himself? I think we need to bring about more stricter legal reforms and provide constitutional protection to the uncertain and the deprived classes. This is a more practical and adequate way to the problem that now faces our nation. Well, I'm really touched by words of Ambedkar जी, तो मुझे लगता है कि बोस जी कुछ कहना चाहते हैं। आम्बेडकर जी कठोर रास्ते को अपना रहे हैं। बेशक गांधी जी का अहिंसा का मार्ग धीमित है, परंतु मुझे लगता है आम्बेडकर जी जिस राह पे चल रहे हैं और लोगों को चला रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। हमें ब्रिटिश को चुनौती देने के लिए तुरंत और इमीडिएट आर्म फोर्सेस की जरूरत है। पर सुभाष, आर्म फोर्सेस की वजह से तो सिर्फ और सिर्फ हिंसा नहीं होगी। तुम्हारे दृष्टिकोण हम सबके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आप लोग मेरी बात मानिए, तो हमें एक बैलेंस चाहिए, जहाँ पॉलिटिकल और लीगल रिफॉर्म्स हो और साथ ही साथ मास मोबिलाइजेशन भी हो। क्या कहते हो तुम? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ। इस छोटी सी कार्रवाई को दर्शाते हुए सानू नौजवानों को प्रेरित करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। गांधी जी, आपकी नॉन वायलेंस के अप्रोच को लेकर बोस जी और सिंह जी का काफी क्रिटिसिज्म है, तो आप बोस जी की आर्म फोर्सेस के अप्रोच को कैसे देखते हैं? मुझे ये लगता है कि बोस जी का अप्रोच काफी विनाशकारी है। आर्म्स रेजिस्टेंस से तो हमेशा युद्ध और अव्यवस्था ही होती आई है। अहिंसा से हम एक सस्टेनेबल बदलाव तो ला पाएंगे, जिससे भविष्य में भी स्थिरता कायम रहेगी। 1857 की विद्रोहों ने अंग्रेजों को कठोर प्रतिशत दी। अहिंसा से हम एक सस्टेनेबल बदलाव ला पाएंगे। गांधी जी, आपका अहिंसा का मार्ग उनका कष्ट नहीं समझता है। जब लोग इतना सफर कर रहे हैं तो आपका अहिंसा कारक कार्य असंतुष्ट है। जैसे भगत सिंह ने स्पष्ट किया था कि ब्रिटिश के अत्याचारों के कारण बंगाल में 30 लाख लोग भूखे मारे गए थे और आपके हिसाब से लोग भूखे पेट अहिंसा का राह अपनाना चाहिए। गांधी जी, आजादी अहिंसा से नहीं खून बहाकर पाई जाती है। बोस जी, मुझे आपका विचार काफी अच्छा लगा। हम अब आपसे सुनना चाहेंगे अम्बेडकर जी। I think Subhash Chandra Bose, the leader of Azad Hind Fauj himself, it's very hysterical when he talks about a proper way of getting independence. I think taking a force for every single problem that comes across you is not very adequate. And his approach directly and significantly harms social harmony of our nation. We need to balance our legal reforms as well as mass mobilization altogether. सही कह रहे हैं अम्बेडकर जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा भी यही मानना है ना कि रिफॉर्म्स और मोबिलाइजेशन को बैलेंस करना जरूरी है, मगर साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हम लोगों को ऐसे स्तर पर लें जहाँ उनकी आवाज़ सुनी जा सके। पहले की तरह आज भी हमारे देश में प्रतिनिधित्व जरूरी है, ताकि हम लोग अपनी भावनाएं खुलकर रख पाएं।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਪਈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हुए अम्बेडकर जी, गांधी जी के सोशल रिफॉर्म्स और कास्ट सिस्टम के व्यूज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप दोनों के अप्रोचेस में काफी डिफरेंसेस हैं। See, I believe Gandhi will showcase some efforts towards the eradication of caste system to the public, but I think his approach, like Gandhi does not know anything about our disparities, and it is very prevalent. Congress has always supported the big zamindars and business owners throughout history, and it is very prevalent in all the movements led by Gandhiji himself, made the Salt March or the Quit India movement. The scenario has always been the same. अम्बेडकर जी, मुझे लगता है आप काफ़ी रेडिकल हैं। प्रणालीगत समस्याओं को हल करने के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों में ही बदलाव लाना होगा। गांधी जी, जो आप दिल और दिमाग बदलने की बात कर रहे हैं, पर फिर भी आप एक कठोर रास्ते को अपना रहे हैं। आप छोड़िए। गुरुजी, आप बताइए, राजनीति और सोशल रिफॉर्म्स की आवश्यकता को यूनिफाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट की आवश्यकता के साथ कैसे संतुलित करते हैं? मैं भी बोस जी के प्रश्न से सहमत हूँ। तो चितरंजन दास जी, आपकी इस पे क्या विचारधारा है? क्योंकि सुभाष ने बैलेंस का सवाल पूछा है, तो पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स दोनों ही जरूरी हैं। मेरा ये मानना है ना कि अगर हम लोग एकजुट होकर काम ही नहीं करेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल कैसे कर पाएंगे। आप तो जानते ही होंगे कि 1950 में भारतीय संविधान ने छुआछूत को रद्द किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामलों में पब्लिक सपोर्ट अभी भी क्रिटिकल है। सोचने वाली बात है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। So let's move to the last segment of this podcast. Looking forward to an independent India, what are your hopes for the future? मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने जिससे सारी दुनिया कहे कि आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान जैसा आज़ाद बनो। So far, as the ultimate goal is concerned, I believe none of us need have any doubt and none of us need have any apprehension. But my fear, which I must express very clearly, is this. Our difficulty is not about the ultimate future. Our difficulty is about making the heterogeneous mass that we have today walk in common in a path that is bound to lead us to unity. I see India as a nation where there is unity. No one will be deprived of his or her rights. I see India as the nation of liberty, equality, fraternity and freedom. मुझे एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय पद पे अपनी पहचान बना सके, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस को भी महत्व दे। देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं एक लोकतंत्र भारत की कामना रखता हूँ जिसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। Thank you all for sharing your thoughts and vision. It's clear that while your approaches and ideologies may differ, each of you has significantly contributed to India's journey. Your diverse perspectives help us understand the complexities of struggle for the independence and social reform. Stay tuned for the next episode.